हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआई वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद आपके 50 प्रैक्टिस सेट आने हैं, जो कि आपके एक के बाद एक आने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, कुंडलग्राम में, लुम्बिनी में या फिर नालंदा में? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम के जनपद में पड़ता था उस टाइम, वैशाली में पड़ता था। ठीक है, वैशाली में। अब बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर थे और इनको ही क्या कहते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। जबकि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन जब बात करें वास्तविक संस्थापक कौन था जैन धर्म का, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, यदि हम बात करें 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर आपके पारसनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ या फिर पारसनाथ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सारनाथ, सारनाथ तो आपका महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने आपका पहला उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश दिया था। ठीक है, उसके बाद लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए तो आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में डिटेल में बताया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यदि ऋग्वेद में बात करें कितने सूक्त हैं, तो सूक्त कितने हैं? 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं। और ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है, ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो जादू टोना वाला वेद है आपका अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद में ऐसा वेद जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, वो कौन सा है? वो आपका यजुर्वेद है और सामवेद संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? शनि है, मंगल है, बृहस्पति या फिर नेपच्यून? सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? वो आपका नेपच्यून है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो आपका बृहस्पति है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं। और शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो भी आपके किसके हो जाएंगे? शनि के। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक या फिर शंकर दयाल शर्मा? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, यानी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कि किनका जन्म दिवस होता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का होता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही वो पहले व्यक्ति थे जिनको क्या हुआ था, जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। ठीक है, उनमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? एक पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न पाने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए बार्क की फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बार्क का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बार्क का मुख्यालय हो जाएगा आपका ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। ठीक है, ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर या फिर सगरेन मुश्ताक? तो शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या फिर पद्मश्री? तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा भारत का? भारत रत्न है। ठीक है, और सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था? मैंने आपको पहले बताया 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है,
लागत के पदों में श्रम का योगदान कम होता है या फिर पूंजी की तुलना में श्रम अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, देखिए यदि मान लीजिए कोई एक बिया खेत है जिसमें मान लीजिए कोई फसल खड़ी है, उस फसल को काटने के दो लोगों की क्या है आवश्यकता है, यानी उस फसल को दो लोग आराम से काट सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि घर में 4 लोग हैं, तो चारों लोग मिलकर क्या करते हैं, उस फसल को काटते हैं। तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे, वो दोनों लोगों के एक्स्ट्रा लगने से ऐसा तो है नहीं कि जो पैदावार आपको पैदा होने वाली थी, यानी जो फसल की पैदावार आपको पहले होने वाली थी, तो 2 लोग एक्स्ट्रा लगने से ज़्यादा पैदावार हो जाएगी। पैदावार तो आपकी बिल्कुल जितनी पहले होने वाली थी उतनी बाद में हुई, चाहे 4 लोग काटें चाहे 6 लोग काटें उसको। तो मतलब लोगों के श्रम को लगने से उसकी जो उत्पादकता है वो आपकी क्या करती है, शून्य हो जाती है। यानी ज़्यादा व्यक्ति लगाने से उत्पादकता जो कि प्रोडक्टिविटी होगी वो आपकी बढ़ेगी नहीं, जितनी पहले होनी थी वही रहेगी आपकी। तो उसी को बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो क्या रहेगी, शून्य रहेगी। यानी व्यक्तियों के बढ़ाने से उत्पादकता बढ़ेगी नहीं, जितनी जो व्यक्ति मिलकर काटेंगे तभी उतनी क्या होगा, उपज होगी, और जब 4 व्यक्ति काटेंगे तभी उतनी ही उपज होगी। तो ये होता है छुपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाव की पनडुब्बी का नाम क्या है, गंगोत्री, नाग, अग्नि या फिर चक्र। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाव की पनडुब्बी यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली पनडुब्बी कौन थी, वो कौन थी, चक्र है। उसका नाम क्या है, चक्र। बात करें नाग की, तो नाग क्या है, नाग आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, यानी टैंक को ध्वस्त करने वाली मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो अग्नि क्या है, सतह से सतह पर वार करने वाली क्या है, मिसाइल है। और गंगोत्री क्या है, गंगोत्री आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का पहला मिशन है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर खोज के लिए भेजा गया पहला मिशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। जब बात करें एशिया महाद्वीप के बारे में, तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। तो बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एलब्रुस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कौन सी ऊंची चोटी है सबसे, तो वो है आपकी माउंट एकांकागुआ। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी, सीवी रमन ने, एम रामानुजन, हरगोविंद खुराना या फिर एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी, एस चंद्रशेखर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, बी आर अम्बेडकर को या फिर के एम मुंशी को। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी वाले जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले क्या थे, ये अस्थायी थे। उसके बाद में 11 दिसंबर कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप जानते हो, ये कौन थे, ये आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फर्स्ट पीएम कौन थे, वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी, 28 अगस्त, 24 अक्टूबर या फिर 26 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। यानी 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, शूद्रक, अश्वघोष, प्लिनी या फिर दंडी। तो बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, अश्वघोष। अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है, बुद्ध चरितम। यदि पूछा है शूद्र की पुस्तक का नाम क्या है, तो उसका नाम है मृच्छकटिकम। बात करें प्लिनी की पुस्तक, तो इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो कौन थे, गुरु
गोविंद सिंह थे। ठीक है, खालसा पंथ संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव। और 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। और 5वें गुरु कौन थे? 5वें नंबर गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? जो आपका अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना आपकी स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। नींव रखी थी इनसे पहले रामदास ने, गुरु रामदास जी ने रखी थी। उसको बनाया किसने था? अर्जुन देव ने बनाया था। ठीक है, और गुरु नानक देव को, गुरु नानक देव आपके कौन हो गए? गुरु नानक देव आपके पहले वो हो गए गुरु हो गए सिखों के। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर होता है? देखिए, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.001 मिलीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर में जो विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है वो किसमें होती है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? तो देखिए, जब निर्वात की बात की जाएगी तो तीनों ही वस्तुएं क्या होंगी? एक साथ नीचे गिरेंगी, यानी तीनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात में क्या होता है? घर्षण नहीं होता है, तो जो जिसका वजन वजन ज्यादा भी होगा या फिर कम भी होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों वस्तुएं क्या होंगी? एक साथ ही नीचे जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल में, डीजल में, या फिर भाप इंजन में? तो कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अपतल दर्पण, अपसारी लेंस, या फिर अपसारी लेंस? देखिए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भांति कौन प्रयोग होता है? तो आपका उत्तल लेंस प्रयोग होता है। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी ये तीनों जो कण है या क्या है? अस्थायी कण है। जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? ये आपके स्थायी कण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? नमक, धावन सोडा, फिटकरी, या फिर खाने का सोडा? तो देखिए, जो क्या कहते हैं, जो लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, शेप बनाते हैं, तो उनकी जब दाढ़ी कट जाती है तो वो क्या लगाते हैं? ऊपर से वो कर लेते हैं, फिटकरी को लगा लेते हैं, जिससे कि दाढ़ी जो कटती है उनका क्लॉटिंग हो जाए। तो जो फिटकरी होती है वो किस काम में आती है? वो एंटीसेप्टिक के काम में आती है। ठीक है, तो फिटकरी एंटीसेप्टिक के काम में प्रयोग होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको एलम भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो होता है आपका K2SO4 और Al2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O। ठीक है, एक क्या होता है? फिटकरी का फॉर्मूला होता है। यदि पूछा धावन सोडा फॉर्मूला क्या होता है, तो धावन सोडा फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका Na2CO3। खाने का सोडा का होता है NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आपसे पूछा था खाने सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, या फिर खाने सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन देखिए। लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से क्या होता है? जल गैस बनती है, हाइड्रोजन बनता है, नाइट्रोजन बनता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है? देखिए, लाल तप्त कोयले पे जब भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? हमें जल गैस मिलती है। यानी जब कार्बन प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? CO प्लस H2 बनता है। यानी जो ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका जल गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या मिलकर क्या बनेगी? जल गैस बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? यानी कि मानव गुर्दे में पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? तो आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? यौगिक का, मिश्रण का, तत्व का, या फिर मिश्र धातु का? तो जंग जो होती है वो किसका उदाहरण होता है? वो यौगिक का उदाहरण होता है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? Fe2O3। जंग का क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इसमें 10 तो हमारे शरीर में होते हैं और 10 हमको बाहर से लेने होते हैं, यानी खाने के साथ में लेने होते हैं। तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। जो हमारे शरीर में पहले से बनते हैं वो अनावश्यक होते हैं, जो हमें बाहर से लेने होते हैं वो आपके आवश्यक होते हैं। ये कुल मिलाकर हमें 20 तरह के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? हैजा है, टिटनेस है, पोलियो या फिर गोनेरिया। विषाणु से कौन सी बीमारी होती है? पोलियो होती है। जबकि बैक्टीरिया से कौन सी होती है? हैजा भी बैक्टीरिया से होती है, टिटनेस भी होती है और गोनेरिया भी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाली, जबकि विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो आपकी पोलियो हो जाएगी। बाकी तीन बीमारी किससे होती है? ये आपकी बैक्टीरिया से होती है। अलग क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अजैव अवयव निम्न में से कौन सा है? यानी ऐसा अवयव जिसमें क्या जीवन नहीं है, तो वो अवयव कौन से हो जाएंगे आपके? जल, वायु और मिट्टी। तीनों में जीवन नहीं होते। ठीक है, तीनों में क्या होता है? तीनों में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये आपके जीवन नहीं होता है। तो ये अजैव अवयव हो जाएंगे, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किस में आएंगे? ये आपके जैविक अवयव में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, कशेरुकी, फीमर या फिर कपाल हड्डी। तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जो कि आपकी जांग में पाई जाती है। जबकि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1000 से 1100, 1100 से 1200, 1200 से 1300 या फिर 1300 से 1400। तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन आ गया आपका। 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हैं। ठीक है, आयशा बाएं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी? तो देखिए, इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, टोटल लड़कियां कितनी हैं? 37 लड़कियां। ये आप कितनी हैं? 37 लड़कियां। जो आपकी क्या है? आयशा है, जो बाएं से छोर से कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। मान लेते हैं यहाँ पे 15वें स्थान पर कौन है? आयशा है। फिर 6 स्थान क्या है? दाएं तरफ खिसक जाती है, तो 6 स्थान दाएं तरफ खिसकेगी इधर, तो कौन से नंबर पर आ जाएगी? 21वें नंबर पर आ जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बचे? जब यहाँ से यहाँ तक टोटल 37 लोग थे, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 21 हो गए, तो बच्चे कितने हैं? बच्चे आपके 16 लोग। दाईं तरफ से जो आयशा का स्थान होगा वो 16, तो यहाँ से ये लोग हो गए। उसके बाद 17वें नंबर पे आयशा होगी। इसका मतलब दाईं तरफ से स्थान जो होगा आयशा का, वो कितना नंबर होगा? वो 17वां नंबर होगा, क्योंकि 16 लोग तो इसके बीच में बैठ गए। तो 17वें नंबर पर आयशा बैठेगी, इसका मतलब 17वें नंबर पर आयशा होगी। आपका आंसर हो जाएगा 17वां स्थान। देखिए, 16वां, 21वां, 20वां, यानी 17वां आंसर नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि श्रृंखला दे रखी, श्रृंखला में अंतिम अक्षर कौन सा आएगा? ए है, ए के बाद सी है, फिर यानी ए प्लस 2 हुआ है यहाँ पे 2, फिर 3 प्लस किया है, फिर आपका 4 प्लस हुआ है, फिर 5 हुआ, तो फिर कितना होगा? 6 प्लस होगा, यानी ओ प्लस 6 यानी कि 21। 21 नंबर पे क्या आता है? आपका यू आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, देश का संबंध प्रधानमंत्री से है, तो राज्य का संबंध किससे होगा? देखिए, देश में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नंबर को इस तरह से लिखा जाता है तो डिजिट्स को किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, नंबर में क्या किया इसने? देखिए, यानी शुरू के जो 3 लेटर हैं NUM, इसको हमने क्या कर दिया? इसको बाद में लिखा है, और जो बाद के 3 लेटर हैं उसको हमने पहले लिखा है। ठीक है, इसी को हम इस वाले को भी हम इसी क्रम से लिखेंगे। यानी जो DIG है, शुरू के 3 लेटर हैं वो हमारे कहाँ आएंगे? बाद में आएंगे। यानी बाद में किस में दे रखे हैं? तो वो इसी में दे रखे हैं, और किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला कि मोहन मुरारी से लंबा है। ठीक है, तो जो मोहन है वो किससे लंबा है? मुरारी से लंबा है। ठीक है, हमने जो लंबाई ली है वो इस क्रम में ली है, इस तरह से बढ़ते क्रम में ली है। ठीक है, किंतु श्याम से छोटा है। कौन छोटा है श्याम से? मोहन मुरारी से लंबा है, किंतु श्याम से छोटा है, तो श्याम कहाँ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद श्याम जो है वो कृष्ण से लंबा है। श्याम किससे लंबा है? कृष्ण से, तो कृष्ण इसके बीच में आ जाएगा। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे कहीं भी आ सकता है कृष्ण। ठीक है, तो आपसे पूछे सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा आपका कौन सा बन जाएगा? श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यदि आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा में कृष्ण भी हो सकता है और मुरारी भी हो सकता है, क्योंकि कृष्ण की पोजीशन कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि वो श्याम से छोटा है। तो कृष्ण यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
10 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, आपकी 5 है और 7 है। ये 4 संख्या ऐसी हैं जो 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए एक आपकी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या में गिनती नहीं होती है, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.64 को साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए 2.64 को साधारण भिन्न में कैसे बदल देंगे? तो पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 264/100। 4 से काटेंगे तो 4 से 24, 4 से 24, 4 से 25, यानी कि 66/25। 66/25 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वह कौन जिसकी माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन जिसकी माप क्या हो 90 अंश हो, तो वो कौन क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, न्यून कोण। अधिक कोण में क्या होता है? 90 से अधिक हो, 180 से कम हो। और ऋजु कोण में क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो, 180 अंश ही हो, वो क्या कहलाता है? आपका ऋजु कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। जैसे कि समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसकी एक भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर। क्योंकि वो क्या है, समबाहु है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा भी उसकी 16 की हो जाएगी। आपसे परिमिति यानी परिमाप पूछिए तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी 16 + 16 + 16 कितना हो जाएगा? ये आपका 48। तो परिमाप कितनी हो जाएगी उसकी? 48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 0 से बड़ा है कौन? थीटा, और 90 से छोटा है तो थीटा के बढ़ने से किसका मान बढ़ता है? यानी आपको ये बताना है कि साइन, टेन और सेक में ऐसा कौन सा है तो थीटा के बढ़ने से बढ़ता है। तो ये तीनों ही वैल्यू क्या है? थीटा के बढ़ने पर बढ़ती है, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और फिर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे इसमें भी संख्या क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, ठीक है। टेन 0 की 0 और टेन 90 कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, यानी कुल मिला के जो संख्या क्या है? बढ़ रही है, बढ़ने वाला ही आपसे पूछा है। तो तीनों ही में क्या होता है? तीनों में ही वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये आपका क्या दे रखा है? समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम बोर्डमास नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बोर्डमास नियम क्या कहता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं दे रखा है। उसके बाद ऑफ यानी कि का को सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पर का दे रखा है। का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। का मतलब क्या होता है? गुणा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस के 4/3 गुणा 5/3 माइनस के 6/3 और का की जगह कितना आ जाएगा? गुणा 7/3। अब पहले हमें इसको सॉल्व करना है। हम 3 से काटेंगे इसको 2 बार, यानी कि 2/3। 2/3 का गुणा किसमें करेंगे? 7 में, कितना हो जाएगा? 14/3। ये हो जाएगा आपका 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस के 4/3 गुणा 5/3 माइनस के 7 दूनी 14/3। अब आप का खत्म हो गया, का के बाद नंबर किसका आएगा? डिवाइड का। तो अब इसमें ये वाली चीज सॉल्व करनी है, यानी 1/3 में 2/3 में क्या करना है? भाग करना है। तो 1/3 में 2/3 का भाग करने का मतलब उल्टा करके आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। भाग करने का मतलब क्या होता है? उल्टा करके गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। इस संख्या को जैसी है वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है। माइनस की 14/3। अब यहाँ कितना बचा? 1/2 बचा प्लस के, अब देखिए भाग हो गया, भाग के बाद नंबर किसका आता है? गुणा का। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा दे रखा है, तो 4 पंजे 20/9, यहाँ से हो जाएगा 20/9, यहाँ से बचेगा 14/3। क्लियर। अब आगे देखिए, अब इसका क्या करते हैं? हम एलसीएम ले लेंगे, या फिर आप भाग के बाद नंबर आता है जोड़ का, जोड़ लीजिए। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 एकम 9 और 20 दूनी 40, 40 और 20, सॉरी 40 और 9 कितना होता है? 49, 49/9 दूनी 18 माइनस के 14/3। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना जाएगा? 18। तो 18 कम 18 ये 49 हो जाएगा, 3 छके 18, 6 बच जाएगा और 14 छः 84, ठीक है। कितना बचा आपका? ये बचा आपका 35। किसके बचेंगे? माइनस के 35/18। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। माइनस के 35/18, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि 36, 108 और 180 का लघुत्तम समापन क्या होगा? ऐसी संख्या बतानी है जो 36, 108 और 180 से कट जाए। तो देखिए 120 108 से कटेगा? नहीं कटेगा। 128 108 से कटेगा? नहीं कटेगा। 180 से क्या होगा? 500 कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक ऑप्शन बचा डी, जो कि आपका तीनों से कट जाएगा, ठीक है।
आपसे एलसीएम पूछा था, एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों दी गई संख्याओं से कट जाए, ठीक है। तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा जो आपका तीनों संख्याओं से कट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। देखिए आपसे पूछा है कि 15 मिनट जो है वो 1 घंटे का कितना परसेंट है। देखिए 15 मिनट को ऊपर लिख लेंगे, बटे में 1 घंटा आ जाएगा, और 1 घंटे प्रति मिनट होती है 60, गुणा परसेंटेज में निकालना है, गुणा कर देंगे 100 का, 15 से 1 बार, 15 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 25%। इसका मतलब 15 मिनट 1 घंटे कितना परसेंट होते हैं, 25% होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 है और विक्रय मूल्य कितना है, 200 है। तो बताइए कि लाभ हुआ या फिर हानि। 300 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जा रही है और 200 रुपये में बेची जा रही है, तो इसका मतलब हानि होगी, कितने रुपये की हानि होगी, तो हानि होगी 300 माइनस के 200, यानी कि 100 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। तो हमने ज़्यादा रुपये में खरीदी थी, कम रुपये में बेची, इसका मतलब हमें हानि होगी, कितने की हानि होगी, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपये की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या, ठीक है, कुल योग बटे में कुल संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला। अब कुल योग कितना है और संख्या कितनी है, संख्या आपकी दे रखी है 5, योग निकालना है आपको। तो देखिए 5 संख्या कौन कौन सी होगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछिए, पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, उसके लिए हम निकाल लेंगे। तो देखिए 3 संख्या तो मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी। देखिए पहली संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या 2, फिर होगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7 और फिर होगी आपकी 11। ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ लीजिए, 5 से भाग कर दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10, और 10 और 7 17 और 11 28, यानी कि 28 बटे में 5। जब 28 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5.6, ठीक है। तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 5.6, इसका क्या आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। तो देखिए जैसे हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर क्या अंक नहीं आ सकता। तो देखिए कौन सा अंक ऐसा होगा जो नहीं आएगा, तो वो अंक होगा आपका 8। 8 का अंक किसी भी संख्या के वर्ग करने पर नहीं आएगा, जबकि 5 का अंक तो 5 के वर्ग पर आ जाएगा, और 6 का अंक 6 के वर्ग पर आ जाएगा, और 9 का अंक 3 के वर्ग पर भी आएगा, और 7 के वर्ग पर भी आएगा। यानी 3 3 9 और 7 7 49 में भी 9 आएगा, 5 के वर्ग में 5 आ जाएगा, और 6 के वर्ग में 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 ऐसा अंक होगा जो किसी के वर्ग में नहीं आता। 8 के अलावा कुछ अंक और भी हैं, जैसे कि 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आता कहीं भी, और 7 भी नहीं आता। ये चारों अंक ऐसे हैं जो किसी संख्या के वर्ग में नहीं आते, इकाई के स्थान पर नहीं आते, ठीक है। कहाँ पर नहीं आते हैं, इकाई के स्थान पर नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखिए, 603 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में जमा किए जाएं तो कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है 600, दर है आपकी 10% की, समय 3 वर्ष का, बटे में हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 दाई 60, 60 दिया 180, यानी ब्याज कितना मिल गया 180 रुपए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 क्वेश्चन मार्क समानुपात 12 बटे में 4, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए समानुपात का चिन्ह दे रखा है बीच में, यानी पहले दोनों का अनुपात बराबर है दूसरे दोनों के अनुपात के। अनुपात का मतलब क्या होता है, एक में पहले वाले में दूसरे का भाग करना। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने मान लिया कि यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 बटे में एक्स बराबर हो जाएगा 12 बटे में 4, यानी पहले दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा दूसरे दोनों का अनुपात, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर मिल जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए इसका गुणा इसमें होगा, 3 चौक 12 बराबर 12 इंटू एक्स, यानी कि 12 बराबर 12 इंटू एक्स, क्लियर। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा 12 बटे में 12, यानी कि 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जैसे दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, देखिए 3 का 4 गुना 12 है, तो किसका 4 गुना 4 होगा, तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। तो इस चीज से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।